हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज की क्लास में हम करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से लॉ हम पढ़ेंगे ये देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये नाम सुना सुना सा लग रहा है, 9th क्लास में भी ये टॉपिक था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, इस तरीके से ग्रुप करते हैं कि वो कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एलिमेंट से हम क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी थ्योरी दी, इस पे बेस्ड उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव कंपाउंड्स। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, फर्स्ट हम पढ़ेंगे जिनके बारे में, देखो फर्स्ट हमें लॉ पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने 9th क्लास में पढ़ा था। एक और लॉ पढ़ा था, याद है आपको, कौन सा लॉ था वो, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला, जिसमें आपको साइंटिस्ट के नेम याद होंगे, जे.एल. प्राउस्ट, ठीक है, एंटोइन लेवोसियर। कोई बात नहीं, अगर नहीं याद है तो आप वापस से पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फर्स्ट लॉ। ठीक है, सेकंड क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट, या फिर कांस्टेंट की जगह हम डेफिनेट भी बोल सकते हैं, या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारा, देखो सिर्फ यही दोनों आपने सुना होगा 9th क्लास में, बाकी के जो तीन हम पढ़ेंगे वो 11th क्लास का है। ठीक है, थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ हम पढ़ेंगे गे-ल्यूसाक लॉ, एंड फिफ्थ लॉ है हमारा एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो नंबर के बारे में आपने सुना था 9th क्लास में। अब यहाँ पे हम वो लॉ पढ़ेंगे कि इन्होंने अपने लॉ में क्या क्या बताया था। इन 5 लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से। देखो यहाँ पे मेरे साइंटिस्ट की पिक्चर भी लगाई है। ये क्या है, एंटोइन लेवोसियर, जिन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बताओ मुझे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। किसी भी रिएक्शन में हम क्या करते हैं, मास को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा था, ये सेम चीज आपने एनर्जी के लिए भी पढ़ी थी 9th क्लास में, है ना। एनर्जी के नीदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा ही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है। ठीक है, तो फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज गिवन बाय एंटोइन लेवोसियर, है ना। उसके बाद इनकी थ्योरी क्या थी, देखो मैं थ्योरी लिखवाती हूं। इन्होंने कहा था मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction. In a chemical reaction, ठीक है।
है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे एक हम केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म लिखती हूँ, जैसे कि A+B गिव्स C। ए क्या है यहाँ पे, ये A और B है हमारे रिएक्टेंट, और C है यहाँ पे प्रोडक्ट। तो मान लो कि अगर A हमने 5 ग्राम लिया है और B भी हमने 5 ग्राम लिया, तो जो C हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, वो होगा हमारा 10 ग्राम। ना ज़्यादा होगा 10 ग्राम से और ना ही कम होगा 10 ग्राम से। ये हमें ये बताता है कि कितना भी रिएक्टेंट लेंगे उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर प्रोडक्ट डिफरेंट मिलता है, मान लो कम मिलता है या फिर ज़्यादा मिलता है, तो रिएक्शन आपने गलत की है। ठीक है, यही रीज़न होता है कि 10th क्लास में हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर था 10th का आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें आप क्या करते थे, रिएक्शंस को बैलेंस करते थे। तो उसमें एक क्वेश्चन आता था कि व्हाई वी शुड नीड टू बैलेंस द रिएक्शन। तो उसके पीछे क्या रीजन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास हमारा लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए यानी कि रिएक्टेंट में होना चाहिए, उतना ही हमें मास प्रोडक्ट साइड भी मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाय एंटोइन लेवोसियर। ओके, लिख लो इसको, फिर हम चलते हैं सेकेंड लॉ पे, लिखो इसको। तो अब सेकेंड क्या है हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रपोर्शन। ये लॉ किसने दिया है, ये दिया है हमें जोसेफ प्राउस्ट ने, या फिर हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं जेएल प्राउस्ट। ठीक है, ये है जोसेफ प्राउस्ट। क्लियर है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब हम कोई सा भी कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें जो एलिमेंट होता है वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में ही बनता है। जैसे अगर हमें वाटर बनाना है, तो वाटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, सोचो ज़रा। वाटर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक तो हाइड्रोजन चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। कितना हाइड्रोजन चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, देखो हम बना लेते हैं वाटर, डोंट वरी, वाटर बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा वाटर का फॉर्मूला है H2O। 2 हाइड्रोजन चाहिए मुझे और 1 ऑक्सीजन चाहिए। बाय मास अगर हम देखें तो 1 हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो इनका मास क्या हो जाएगा 2। ठीक है, एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 16। इनको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे तो वो हो जाएगा 1:8। अब अगर हमें वाटर बनाना है तो इनका रेशियो फिक्स करना पड़ेगा। आप कहीं से भी पानी ले लो, आरओ का पानी ले लो, रिवर का पानी ले लो, ओशियन का पानी ले लो, लेक के पानी ले लो, कहीं से भी आप पानी ले लो, कितना भी साफ पानी ले लो या फिर कितना भी गंदा पानी ले लो, है ना, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो रेशियो है बाय मास का, वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। ओके, तो यही बताया था हमें किसने, जोसेफ प्राउस्ट ने हमें इसके बारे में ये चीजें बताई थी। क्लियर है। और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर मान लो आपके पास बहुत ज्यादा ही ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन आपके पास कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। आपने सोचा कि क्या हो गया, अगर मेरे पास ऑक्सीजन ज्यादा है तो हम ज्यादा ऑक्सीजन से वाटर बना देते हैं, तो आपने बनाना शुरू कर दिया। ज्यादा ऑक्सीजन था तो आपने बना दिया H2। पहले हमारे पास एक ही ऑक्सीजन से हम वाटर बना रहे थे, आपका मन किया कि 2 ऑक्सीजन ले लेते हैं वाटर बनाने के लिए, तो आपने ले लिया H2O2। अब देखो H2O2 ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, बट H2O2 पानी नहीं है। क्या है ये, H2O2 का नाम है पर ऑक्साइड। ये एक टॉक्सिक केमिकल बना दिया आपने, सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड करने से, एक कॉम्पोजिशन चेंज करने से पूरा कंपाउंड ही चेंज हो गया। वाटर क्या करता है, वाटर हमारी लाइफ को सेव करता है, बट H2O2 पीने से हमारी लाइफ सेव नहीं रहेगी। ठीक है, हम डेंजर जोन में आ जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस है।
तो देखो आपने सिर्फ एक कॉम्पोजिशन चेंज करने से पूरा कंपाउंड कैसे चेंज कर दिया, यही हमें बताया था किसने, जोसेफ प्राउस्ट ने, कि अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, तो वो एलिमेंट से मिलके बना होगा और उस एलिमेंट को जब तक हम फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं कर देते हैं, ठीक है, अगर उसको हम फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं करेंगे तो वो हमारा एग्जैक्ट कंपाउंड नहीं बनेगा। कोई भी कंपाउंड हमेशा वो फिक्स रेशियो में ही होता है, ठीक है, चाहे उसको कहीं से भी ले लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। क्लियर है, इतना समझ आया? तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, अ कंपाउंड ऑलवेज contain elements in a fixed ratio irrespective of the source। वो किसी भी सोर्स से आया हो, कहीं से भी हो, उनका जो कॉम्पोजिशन होगा, उनके जो कॉम्पोजिशन का रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इक्वल एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशियो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। क्लियर है सेकेंड लॉ। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ पे। लेकिन थर्ड लॉ पे जाने से पहले एक और चीज है जो जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। क्या किया था, उन्होंने कॉपर कार्बोनेट पे रिसर्च की थी, नेचुरल कॉपर कार्बोनेट। he was also working on copper carbonate। कॉपर कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। जब उन्होंने इस पे वर्क किया तो इन्होंने क्या किया, देखो, एक तो नेचुरल कॉपर कार्बोनेट लिया और एक कैसा कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट लिया जो इन्होंने लैब में प्रिपेयर किया था। उनका कॉम्पोजिशन देखा, नेचुरल वाले का और सिंथेटिक। तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, एक तो कॉपर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें भी हमारा कॉपर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है जिसमें कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां से उन्होंने ये देखा कि जब वो नेचुरली उनको जहां से कॉपर कार्बोनेट मिल रहा है उसका जो परसेंटेज का कॉम्पोजिशन है और जो उन्होंने लैब में प्रिपेयर किया है उसका परसेंटेज का जो कॉम्पोजिशन है वो दोनों ही सेम है, चाहे वो नेचुरल वाले का हो चाहे वो सिंथेटिक वाले का हो। अगर कॉपर कार्बोनेट बन रहा है तो उनके जो रेशियोज होंगे वो फिक्स होंगे। यहाँ पे भी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्सेज, कोई से भी सोर्स से लिया जाए, अगर कॉपर कार्बोनेट बन रहा है तो उनके रेशियोज फिक्स होंगे, ठीक है। इन नेचुरल कॉपर कार्बोनेट एंड सिंथेटिक कॉपर कार्बोनेट ratios are same, ठीक है, और दोनों अलग अलग सोर्सेज से लिए गए हैं। क्लियर है इतना? अब थर्ड क्या है हमारा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये था लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मोर देन टू प्रोडक्ट बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड कर दूं तो जरूरत थोड़ी है कि सिर्फ वाटर ही बनेगा, H2O2 भी बन सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेते हैं when two or more elements combine it give more than two compounds। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन किया तो मुझे यहाँ पे मिला
2O, जिसमें इसका रेशियो है 2:1। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमने इनका रेशियो लिया। सेकंड क्या लिया मैंने, सेम ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है। इससे दूसरा प्रोडक्ट मुझे क्या मिल सकता है, H2O2। अब इसका रेशियो क्या है, 2:2 और कट के हो जाएगा 1:1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये बताया गया था कि अगर दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में मिलके नए कंपाउंड जब बनाते हैं तो उसमें एक का रेशियो जो होता है वो फिक्स होता है और दूसरे के कंपैरिजन में क्या होता है, दूसरे के कंपैरिजन में एक एलिमेंट का रेशियो जो है वो फिक्स है। अब देखो H है, O है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इससे हमें ये दो कंपाउंड मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो जो रेशियो है वो है 2:1, यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो फिक्स है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन के रेशियो से। यहाँ पे भी देखो इसमें भी रेशियो 1 है, इसमें भी रेशियो 1 है, तो एक एलिमेंट का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है रिस्पेक्टिव ऑफ द अदर एलिमेंट। ये कहा गया था कांस्टेंट मल्टीपल प्रोपोर्शन में। ठीक है, क्लियर है ये। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, ये हमारा फर्स्ट हो गया। जैसे हम कार्बन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, सेकंड हमने लिया कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके हम क्या बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका रेशियो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 1:1 एंड 1:2। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, कार्बन का रेशियो यहाँ पे एकदम फिक्स है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन 2 or more element combine in a fixed ratio, to give 2 or more compounds to give 2 or more compounds, when 2 or more elements combine in a fixed ratio to give 2 or more compounds, then the ratio of one element varies in a simple ratio with respect to another element whose ratio is always सेम। ठीक है, क्या हो जाएगा, when 2 or more element combine, यहाँ पे 2 था, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे हमने पिछले में क्या देखा था, कॉपर कार्बोनेट देखा था, उसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट थे। ठीक है, when 2 or more element combine in a fixed ratio to give 2 or more compounds, then the ratio of one element vary। एक का जो रेशियो होता है, एक एलिमेंट का रेशियो वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर, और दूसरे वाले का क्या होता है, फिक्स होता है। ये क्या था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लिखो इसको फटाफट से। तो अब इसके बाद है नेक्स्ट, थर्ड हो गया, फोर्थ है हमारा, फोर्थ इज गे ल्यूसाक लॉ। ठीक है, ये साइंटिस्ट है जोसेफ लुइस गे ल्यूसाक। ठीक है, तो गे ल्यूसाक लॉ ने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन होंगे एक रिएक्शन में तो उनका रेशियो हमेशा फिक्स होगा बाय वॉल्यूम। फर्स्ट वाला हमने क्या देखा था
कि जब भी एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, कंपाउंड बन रहा है, तो वो उनके रेशियोज बाय मास फिक्स हो रहे थे। यहाँ पे जो रेशियोज है वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। देखो क्या था, गे-लुसाक लॉ, इसमें हो जाएगा एलिमेंट्स, और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं when gaseous are produced or react during a chemical reaction or during a reaction, it always do so in a simple ratio by वॉल्यूम, ठीक है। मास से नहीं, उनका जो सिंपल रेशियो हम चेक करेंगे वो बाय वॉल्यूम चेक करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल रेशियो क्या है, जो हमेशा सबसे लोएस्ट टर्म में आ जाए, ठीक है, डिवाइड होने के बाद। जैसे कि यहाँ पे दे दिया हमने 50:100, तो इसको कट करने के बाद हम 1:2 में आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या है, सिंपल रेशियो है। वहीं इसकी जगह मैं कर दूं 47 रेशियो, यहाँ पे 159, तो ये भी रेशियो है, बट ये सिंपल रेशियो नहीं है। सिंपल रेशियो का मतलब होता है कि हम उसको कट करके सबसे छोटे नंबर में लेकर आ जाए, जैसे 1:2:3 हो सकता है, 1:3 हो सकता है, इस फॉर्म में। ऐसा नहीं हो सकता कि 1:39, ये सिंपल रेशियो नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे H2 plus O2 will give H2O, बैलेंस कर दे तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो इसका क्या रेशियो है, 2:1:2, तो ये एक सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड का कर सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, बैलेंस कर दें अगर हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:1:2, यहाँ पे भी। तो ये सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, यही बताया था हमें ल्यूसाक लॉ ने, ठीक है। अब देखो इसको, इसके बाद 5th है हमारा लास्ट लॉ आज की क्लास का, कौन सा है, एवोगैड्रो लॉ। 5th इज एवोगैड्रो लॉ। इस लॉ में क्या था, देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले चैम्बर्स ले लिए, है ना, और उन चैम्बर्स में डिफरेंट गैसेस रख दिया। कैसे, पहले 3 चैम्बर लेते हैं, 1 2 और 3, तीनों में अलग अलग गैस फिल कर दिया, जैसे इसमें हीलियम गैस रख दिया, ठीक है, इसमें है नियॉन और नाइट्रोजन गैस भी मान सकते हो, और इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो सबसे कम मास किसका है, हीलियम का है, तो इतने बड़े चैम्बर में क्या हो सकता है, ज्यादा हीलियम के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे से हैं, है ना। उससे ज्यादा बड़े होते हैं ये नियॉन, तो वो उससे थोड़े कम आएंगे, और इसका जो CO2 का मास होता है वो ज्यादा होता है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इस बॉक्स में कम आएंगे, ठीक है। बट इन्होंने क्या कहा, एवोगैड्रो लॉ ने ये बोला है कि अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर कर दे, तो इन सब के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे सेम होगा, ओके। अब ये कैसे, जैसे कि इन्होंने बोला, अब एक अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझ आएगा आपको, ठीक है। ये बॉक्स बनाओ, फिर इसका डेफिनेशन लिखवाती हूं मैं, क्या होगा ये, इक्वल
volume of all the gaseous, equal volume of all the gaseous at constant temperature, और वो टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होगा 1 atm. Equal volume of all the gases at constant temperature and pressure have equal number of particles, molecules, irrespective of their size and mass of the particles और molecules. इन सब का वॉल्यूम सेम होगा अगर हम टेम्परेचर और जो प्रेशर है उनको कांस्टेंट रख दे 298 केल्विन या फिर 1 atm प्रेशर, तो इन सब के पास इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम, पार्टिकल्स ये सब होंगे. जैसे कि कोई सा भी गैस ले लें, अगर मैंने यहाँ पे लिया है, हम ऑक्सीजन गैस की अगर बात करते हैं, तो अगर मैं 22.4 लीटर ऑक्सीजन गैस ले रही हूँ तो इसमें मेरे पास कितने पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स. ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल यही होगा. इसकी जगह अगर मैं 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस ले लूं तो भी मेरे पास इतने ही पार्टिकल्स होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से. कोई सा भी गैस ले लो, अगर उनका वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, उसके मास से, उसके साइज से फर्क नहीं पड़ता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उन सब में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एटम्स प्रेजेंट होंगे. ये हमें किसने बताया है, एवोगैड्रो ने बताया है अपने लॉ में. क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने पांचों लॉ कवर कर लिए हैं. नेक्स्ट क्लास में हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.